अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। कि बैठ ही जाता हूँ यार। सिलेबस आपका पूरा ख़त्म और उसमें सस्टेनेबिलिटी आपने रट्टा लगाना है, जिसके लिए मैंने एक और टीचर ज़ुहैब साहब से रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने क्लास रिकॉर्ड करा दी। फिर आपने फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स का रट्टा लगाना है, वो भी मैंने आपको क्विक एक पैराग्राफ खुद बताया था। इसके अलावा जिस जिस चैप्टर में जो जो था मैंने आपको साथ साथ बताया। अच्छा, अब कुछ गाइडेंस है जो मेरे एक्सपीरियंस और मेरी अकल और मेरी अपनी स्टूडेंट लाइफ के एक्सपीरियंस की बेस पे आप इसको मान लें। मेरा एक्सपीरियंस है तो फ़ायदा होगा, नहीं मानेंगे, आपने अपने हिसाब से कुछ और प्लान बनाया होगा, वो भी ठीक हो सकता है। मैं तो आपके साथ सिर्फ एक शेयर कर रहा हूँ कि मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, और मैं साथ ये भी नहीं कह रहा कि जो इस बात को मानेगा वो कामयाब हो, अल्लाह करे, और जो ना माने अल्लाह करे फेल हो जाए। मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। मैं आपको सिर्फ अपनी सोच, अपना एक्सपीरियंस जस्ट आपके सामने रख रहा हूँ। जिन लोगों के पास पहले से कोई और बेहतर प्लान हो वो फॉलो कर लें, लेकिन जिनके पास ना हो तो मेरा वाला प्लान फॉलो कर लें। लेकिन ये बात ज़रूर आप याद रख लें कि अगर आप प्लान नहीं करेंगे ना तो फिर आप कवर नहीं कर पाएंगे। एक इंग्लिश का एक सेंटेंस मैं बोला करता हूँ क्लास में, अपने किसी उस्ताद से सुना था मैंने, पता नहीं उनका अपना था या उन्होंने कहीं पढ़ा था। वो ये था कि इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। ट्रांसलेशन करूँ? इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। अगर आपने प्लान नहीं किया ना तो आपने एक्चुअली फेलियर का प्लान कर लिया है। अब आप देखिए आज तारीख क्या है। मैं तो जब रिकॉर्ड करा रहा हूँ तो आज 19 तारीख है, 20 तारीख है, लेकिन आप तक वक्त से पहुँचेगा तो आप तक पहुँचते पहुँचते शायद ये 24 तारीख आ गई हो। आप लोग अब से ऑनवर्ड देखें कितना टाइम है आपके पास। जिंदा रहने का नहीं, वो तो पता ही नहीं है, पेपर्स तक अगर जिंदा रह गए तो पेपर्स तक, अगर मजीद ख़राब नहीं होते हालात, जो कि अब लग रहा है कि बस अब खुलने की तरफ है सारा मामला। अब गवर्नमेंट भी तंग आ गई है, जिसने मरना है मरे जाके, बस ठीक है, बस काम चले। और होना भी ऐसे ही चाहिए था, होना भी ऐसे ही चाहिए था। अगर सब सही रहा तो इंशाल्लाह सितंबर की कब से 21 ऑनवर्ड आपके पेपर हैं, और कॉस्ट का पेपर होते होते कोई 25-26 आ जाएगी। 24 को आपका कॉस्ट का पेपर है। और ये जो मैं इस वक्त आपको नसीहतें कर रहा हूँ, यही मैं कैफ 7 में भी कॉपी करूँगा, तो कुछ बातें कैफ 7 के हिसाब से भी करूँगा। कैफ 7 में भी आपको सिलेबस सारा कंप्लीट करा दिया गया और उसमें प्रैक्टिस भी काफ़ी सारी कराई, और उसमें कोशिश मैंने ये की कि पास्ट पेपर्स सारे डिस्कस हो जाएं। अब से ऑनवर्ड क्या करना है, कैफ 7 का होगा फिर 26 को 25 को 26 को होगा शायद। तो आपका 24 या 26 को कैफ 7 वालों के लिए 26 और कैफ 8 वालों के लिए 24। आपके पास तकरीबन 1 महीना अवेलेबल है। तकरीबन इस 1 महीने में जिन लोगों ने मॉक देने हैं वो उसके भी दिन काउंट कर लें बीच में। जिन्होंने मॉक नहीं देने हैं फिर भी आप इस चीज़ का मार्जिन ज़रूर रखें कि आपकी फैमिली के अंदर कुछ फंक्शंस भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली में कोई फौतगियाँ भी हो सकती हैं, आपकी अपनी ज़िंदगी में भी कोई मसाइल आ सकते हैं, कोई बीमारी हो सकती है, कुछ हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए भी कोई 2-3 दिन रखने चाहिए। मॉक देने हैं तो उसके भी दिन निकाल देते हैं। और जो आपने पहला पेपर देना है, क्योंकि 24-26 तो मैंने FAR 2 और कॉस्ट गिना दिया ना, और भी पेपर हो सकते हैं, किसी का इकोनॉमिक्स भी हो सकता है। तो आपका जो पहला पेपर है उसके लिए तैयारी के लिए भी उस पहले पेपर से 2 दिन तो चाहिए, यानी आप कम से कम 2 दिन तो पहले पेपर की तैयारी करें। इन शॉर्ट आपको तकरीबन कोई
18 सितंबर तक कोर्स ख़त्म करना है और आपके पास कुल मिला के फिर कोई 22 दिन बन जाते हैं, 22-24 दिन है आपके पास। ये प्लान करके दे रहा हूं आपको, या आप प्लान कर रहे हैं। अब इन 22-24 दिनों में आप कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा डिटेल लेवल तक प्लानिंग कर लें, क्योंकि देखें जब तक आप टारगेट स्पेसिफिक सेट नहीं करेंगे ना, BMBS में पढ़ी होगी ये बात, जब तक आप टारगेट स्पेसिफिक सेट नहीं करेंगे तब तक मोटिवेशन नहीं होगी, तब तक आपसे वो गोल अचीव नहीं होगा। जैसे अगर मैंने ये टारगेट सेट किया ना कि मैंने एक 500 पेजेस की बुक है जो मैंने 10 दिन में पढ़नी है, ये बहुत वेग टारगेट है, बल्कि मैं 10 दिन भी नहीं कहता, मैंने एक 500 पेजेस की बुक पढ़नी है। कब पढ़नी है? ओपन है, पता नहीं कब पढ़ूंगा। हाँ, इसको और स्पेसिफिक कर लिया कि मैंने 10 दिन में 500 पेजेस की बुक पढ़नी है, लेकिन स्टिल चूंकि 10 दिन है तो अगर को आधा पौना दिन एक दिन जाया हो भी गया फिर भी मुझे लगेगा कि खैर है, 9 दिन है, 500 पेजेस पढ़ लूंगा। लेकिन अगर मैं ये टारगेट रख लूं ना कि मुझे आधे घंटे में एक पेज करना है, तो अब मुझे हर आधे घंटे बाद पता चल जाएगा मेरा टारगेट पूरा होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा। अदरवाइज मैं 10 दिन बाद ही जाके समझता कि मेरी बुक पूरी नहीं हुई। तो आप जितनी ज्यादा डिटेल लेवल तक प्लानिंग कर सकते हैं, एक एक मिनट की प्लानिंग नहीं कर सकेंगे आप, लेकिन जितनी ज्यादा डिटेल कर सकते हैं उतना ज्यादा फायदा होगा। चलें, आपके पास है तकरीबन 22-24 दिन। अब इन 22-24 दिन में आपने कहां पर होना है ये भी आपको पता हो। आपने अपने घर में पढ़ना है, आपने लाइब्रेरी में पढ़ना है, क्योंकि मेरा ख्याल है लाइब्रेरी भी शायद खुल जाएगी, नहीं खुलेगी 15 सितंबर को। अच्छा चलो, लाइब्रेरी वाला तो मामला ही खत्म हो गया। अब आपने या तो अपने घर पढ़ना है या किसी दोस्त की तरफ बैठ के पढ़ना है, कोई आपने तरतीब तो बनाई होगी। तो आपको पता हो कि अगले 20-22 दिन आपने जो पढ़ना है तो वो कहां पढ़ना है। आपको यह भी पता हो कि आपने जो पढ़ना है वो किन टाइमिंग्स में पढ़ना है, क्योंकि अगर आप घर में रहते हैं और आपके घर में एक फैमिली नहीं है, कंबाइंड फैमिलीज हैं, तो फिर लोगों का आना जाना है, बच्चों का शोर है, फिर जब से ये स्कूल बंद हैं तो बच्चों की क्लासेस भी सब ऑनलाइन चल रही हैं। तो आपके घर में अगर बच्चे हैं उन्होंने भी वहीं पर ही बैठ के पढ़ना है, सारा दिन वहीं रहना है, फिर आपके घर के काम हो सकते हैं, फिर आपके कोई और मसरूफियत हो सकती है। तो आपको अपना टाइम भी पता हो कि आप दिन में कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ने वाले हैं। एक आम इंसान 10, 11, 12 घंटे पढ़ लेगा दिन में। हाँ, कोई जिन का बच्चा होगा तो वो 20-20 घंटे भी पढ़ लेगा, वरना आम इंसान 12 घंटे तक पढ़ सकता है, इससे ज्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं है। हाँ, कुछ होते हैं जो 16 तक भी चले जाएंगे, 18 तक भी जा सकते हैं, कुछ होंगे जिनकी 10 में बस हो जाएगी। तो 10-12 घंटे आप समझें कि आप ये पढ़ सकते हैं। 12 घंटे हो गए, चलें। अब आप इस 12 घंटे को एक ही गो में मत पढ़िएगा, क्योंकि कुछ घंटे गुजरने के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होगी। तो इन 12 घंटे में ब्रेक्स तो आनी चाहिए। अब उसमें 12 घंटे में आप एक ब्रेक कर लें, 2 ब्रेक कर लें, ये आपके ऊपर है और ये आप जिस घर में रह रहे हैं वहां के मामूलात के ऊपर है। फिर आपने उन 12 घंटों को किस टाइम में फिट करना है। कुछ लोग होते हैं जो रात को पढ़ते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सुबह के दिन में पढ़ते हैं। इसमें एक बात ये याद रखिएगा कि अल्लाह ताला ने जो इंसान का जिस्म बनाया है ना, एक होता है हमारी ख्वाहिश, एक होती है जिस्म की एबिलिटी। अल्लाह ने जो जिस्म बनाया हुआ है वो है ही इसलिए, वो है ही इस तरह कि रात को वो आराम करने के लिए है और दिन काम करने के लिए। अल्लाह ने बनाया ही इस तरह से। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया रात के बारे में कि तुम आराम करो। तो अल्लाह ने दिन बनाया है रोशनी वाला ताकि हम काम करें, और रात बनाई है अंधेरे वाली ताकि हम आराम करें। और हमारा जो जिस्म है वो बहरहाल एक मशीनरी है और वो थकना भी है, उसके नेचुरल प्रोसेस भी है। तो अगर आप रातों को पढ़ने की रूटीन बना लेंगे कि रातों को खामोशी होती है और दिन में आप कहें मैं सोऊंगा, तो जिस्म इस काम के लिए है ही नहीं। आप जिस्म का सिस्टम खराब कर देंगे और आपको लग नहीं रहा होगा, लेकिन वो इवेंचुअली आपको नुकसान पहुंचाएगा। और सोचें उस वक्त को जब आपने पूरे महीने बड़ी अच्छी तैयारी की, लेकिन आपका जिस्म रिएक्ट करते 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 आपकी रूटीन जिस्म के लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी और पेपर वाले दिन आपका दिमाग बंद हो गया। क्या फायदा हुआ महीना मेहनत करने का। ये आप लोगों को कभी ना कभी एक्सपीरियंस भी हुआ होगा कि आप 2-3 रातों से जाग के पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं और कहते हैं जी पेपर में मेरा दिमाग बंद हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या करना है। होता है इस तरह। तो आपने जिस्म के साथ नाइंसाफी नहीं करनी। आइडियल ये है कि आप रात को आराम करें और दिन में पढ़ें। ये अभी रिसेंटली भी मैं जो कि CFAP की क्लासेस भी पढ़ा रहा हूँ
और उसके लिए पढ़ना पड़ता है। C5 फाइनल लेवल है और C5 1 भी शुरू किया तो उसके लिए और बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो अभी कुछ ऐसा मेरे साथ मामला हो रहा था कि मैं रात को देर तक पढ़ रहा था क्योंकि टाइम नहीं था, दिन में यहाँ क्लासेस में गुजरता था, कुछ सोते सोते मुझे 1 बजता था और पिछले दिनों में कहीं नमाज जो है वो 4:30 तक हो रही थी फजर की, तो 1 बजे सोते सोते बज गया। फिर नमाज के लिए उठना मुश्किल से 3 घंटे की नींद, फिर नमाज पढ़ के आके सोए, सोते सोते टाइम लगा, फिर कॉलेज के लिए उठना मुश्किल से 2 घंटे की नींद। तो नींद मेरी 3 और 2 5 घंटे की रह गई थी और वो भी 2 टुकड़ों में। उससे क्या हो रहा था कि दिमाग थक रहा था ज़्यादा, जिस्म ज़्यादा थक रहा था। फिर पहले मैंने ऐसा स्टूडेंट लाइफ में भी नहीं किया जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन फिर किसी सियाने ने मशवरा दिया कि पढ़ाई अपनी फजर के बाद शिफ्ट कर लो। उसमें मुझे एडजस्ट होने में टाइम लगा, लेकिन हुआ क्या कि मैंने फिर इशा पढ़ के सोना शुरू कर दिया। तकरीबन 10 बजे तक सो जाता था, अभी भी यही रूटीन चल रही मेरी। उससे ये होता था कि कंटिन्यूसली 6 घंटे मुझे सोने के लिए मिल गए, कंटिन्यूसली, और मिले भी वो रात जो अल्लाह ताला ने आराम के लिए बनाई है। और फजर पढ़ने के बाद, तिलावत करने के बाद मैं अपनी किताबें लेके बैठ गया और ये रूटीन मेरी ऐसे एडजस्ट हो गई कि अब मैं उतना नहीं थका होता जितना पहले थका होता था, क्योंकि अल्लाह ने जिस्म आराम के लिए रात बनाई है। तो मैं रात को आराम कर रहा हूँ और सुबह फजर के बाद पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये चूंकि अब रिसेंटली मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया है, इसलिए आपको बड़े स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ कि अल्लाह ने जिस्म के लिए जो रिकवरी का प्रोसेस है, जो जिस्म थक जाएगा तो उसने रिकवर करना है ना, तो वो रात के लिए बना है। तो आप अपने दिन मतलब मैं पूरे डे की, पूरे 24 घंटे की बात कर रहा हूं, 12 घंटे कोशिश करें कि वो दिन में हो, रात को पढ़ने की बजाय दिन में पढ़ें आप। बहरहाल हर एक की अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, हो सकता है दिन में इतना शोर होता हो कि वो पढ़ ही ना सकता हो सकता है। बहरहाल आपने अपने हिसाब से देखना है, मैंने तो आपको मशवरा दिया है कि आप दिन में पढ़ें, ज्यादा बेहतर है। चले, हो गया डिसाइड। अब उस 12 घंटे को, अच्छा 12 घंटे में से कुछ 16 पे भी जा सकता है, कुछ 10 पे भी जा सकता है, तो मैं एक एवरेज की बात कर रहा हूं। इन पढ़ाई के टाइम में, पूरे महीने की बात कर रहा हूं, आपने अपने जो भी जिस्म की रूटीन है ना, उसको डिस्टर्ब नहीं करना। डिस्टर्ब ना करने से मेरी मुराद यह है कि जो आपने एग्जाम्स के अंदर रूटीन चलानी है, एग्जाम्स में रूटीन क्या चलानी है कि आपको सुबह उठना पड़ेगा क्योंकि सुबह पेपर होते हैं, कुछ पेपर शाम को हैं लेकिन बाकी सुबह हैं। और आपने जो खाना जैसे खाना है, आपके पास जो कैलकुलेटर है जो आपने पेपर्स में इस्तेमाल करना है, जो स्टेशनरी आपने पेपर में इस्तेमाल करनी है, अगर आपको ऐनक लगी हुई है तो आपने जो ग्लासेस पेपर में लेके जानी है, आप यही सब जो पेपर में लेके जाना है ना, वही पूरे महीने करिएगा। यानी अगर आपने पेपर्स के लिए कोई नई ग्लासेस बनवाई हैं कि पेपर जरा नई ग्लासेस से पेपर क्वेश्चन पेपर जो है वो ज्यादा वाजे नजर आ जाएगा, ये काम मत करिएगा। मुझे ग्लासेस है ना, मुझे अंदाजा है इस बात का कि जब नई ग्लासेस बनती हैं तो आंखों को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, दर्द होती है कुछ अरसे के लिए सर में। तो ये मत करना कि पेपर के लिए नई ग्लासेस बनवा लें। फिर इसी तरह से कुछ बच्चों को शौक होता है कि पेपर के लिए नई स्टेशनरी होनी चाहिए, चूचू करता पेन, बिल्कुल नया नया पेन। तो आपने जब पूरे महीने प्रैक्टिस की हुई है, वो किसी और पेन से की हुई है, पेपर में आप लिखने बैठे हैं वो कोई और पेन है, तो आपकी स्पीड बनी होती है, राइटिंग इफेक्ट हो जाएगी। फिर कैलकुलेटर है, आपने पेपर के लिए कोई और कैलकुलेटर रखा हुआ है और वैसे आप मोबाइल के ऊपर कैलकुलेट करते थे, तो मोबाइल के ऊपर कैलकुलेट करने में और जो बटनों वाला कैलकुलेटर, इसमें फर्क है ना। तो देखें, आपकी प्रैक्टिस, हाथ की भी प्रैक्टिस हुई हुई है ना कि आपने कैलकुलेटर में उंगलियां चलानी है, तो वही स्टेशनरी जो पेपर में इस्तेमाल करनी है वही इस्तेमाल करें। जो सोने जागने की रूटीन पेपर में बनानी है वही आप इस महीने में बनाइएगा, क्योंकि अगर आप इस महीने में कुछ और करेंगे और पेपर वाले वीक में कुछ और करेंगे तो आपका जिस्म डिस्टर्ब हो जाएगा और फिर उसको नई रूटीन में एडजस्ट करने में मुश्किल होगी, तो पेपर से मुश्किल होगी जाके। तो आप कोशिश करिएगा कि जो पेपर्स वाली रूटीन है, जो पेपर्स वाली स्टेशनरी है, अगर आपने पेपर में बाल छोटे रखना है तो फिर भी बाल छोटे रखें। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको हंसी मजाक लग रहा है, ये मैटर करता है बहुत ज्यादा, ये बहुत फर्क पड़ता है इन बातों से। अगर आप पेपर के लिए कोई नए डिफरेंट तरह के कपड़े सिलवा लेते हैं कि बड़ी नई जीन्स की पैंट खरीदी है मैंने, वो पहन के जानी, तो पैंट तंग करेगी आपको पेपर में। तो आपने अपने जिस्म में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं लानी पेपर के वीक में। तो जो आपने पेपर के वीक में करना है, आप उसको अभी इस एक महीने में आदत डालिए। ये आजमाई हुई चीजें सारी जो बता रहा हूं। अब आते हैं सिलेबस पे। आपने इस 20-22 दिनों के अंदर सिलेबस तो पूरा करना है तैयार।
एक तरीका ये होता है, दो मशहूर तरीके हैं। एक मशहूर तरीका ये है कि आपके अगर 3 पेपर हैं या 2 पेपर हैं तो आप अपने अपने दिनों को उन पेपर्स में बांट लें। जैसे अगर आपके 3 पेपर हैं तो आप 7-7 दिन पर सब्जेक्ट कर लें और फिर पूरा पूरा दिन वो सब्जेक्ट करें। 2 पेपर हैं तो 14-14 दिन 12-12 दिन, 11-11 दिन कर लें। एक ये तरीका है। दूसरा मशहूर तरीका ये है कि आप अपने दिन में तीनों पेपर साथ चलाएं, यानी 3-3 घंटे करके। मैं पर्सनली इस दूसरे तरीके को रिकमेंड करता हूं, क्योंकि जो पहला तरीका है ना, जिसमें आपने 7-7 दिन हर पेपर के बांट लिए, उसमें मुश्किल ये होगी कि आप 7 दिन तक एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते, एक तो आपकी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होगी, क्योंकि आप जब पढ़ते पढ़ते 2 दिन हो गए होंगे तो तीसरा दिन आपका स्लो हो जाएगा। फिर पूरे 11 घंटे अगर आप एक ही सब्जेक्ट पढ़े जा रहे होंगे, खासतौर पे थ्योरी, तो आपकी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट डेफिनेटली होगी। और एक और मसला ये होगा कि आपने टारगेट सेट किया हुआ कि मैंने 7 दिन में सिलेबस खत्म करना है। अब जब जहन में 7 दिन है ना, तो फिर आपका अगर आधा दिन भी जाया हो रहा है तो आपको लग रहा है 6.5 दिन है, मैं कवर कर दूंगा, यही तो करना और मैंने करना क्या है, तो आपका जो टाइम जाया होने का एक्सेप्टेंस लेवल है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आधा दिन जाया हो गया, खैर है, मैनेज कर लूंगा, एक दिन जाया हो गया, मैनेज हो जाएगा। और इवेंचुअली 7 दिन बाद जाके आपको पता चलेगा कि आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ। अब जब आप दूसरा सब्जेक्ट शुरू करेंगे तो इस प्रेशर के साथ करेंगे कि पहला वाला सिलेबस पूरा नहीं हुआ, उस प्रेशर से दूसरा भी सिलेबस इवेंचुअली पूरा नहीं होगा। फिर जब आप तीसरे पेपर की तैयारी शुरू करेंगे तो आपके 2 पेपर्स की तैयारी नहीं है और टाइम गुजर गया हुआ है और प्रेशर बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि यह फेलियर तरीका है। जितने बच्चे जिन्होंने मेरे सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल लिए हुए हैं, उनमें से भी कई बच्चे ऐसे हैं जो इसी तरीके को फॉलो कर रहे होते हैं। तो फेलियर तरीका नहीं है, मैं तो बेटा आपको अपनी तरफ से मशवरा दे रहा हूं। मेरा आजमाया हुआ तरीका और जो अकल में भी फिट बैठता है वो ये दूसरा वाला तरीका है, जिसमें आपके अगर 3 पेपर रहते हैं तो आप हर दिन में तीनों पेपर पढ़ें, 3-3 घंटे रख लें, 4-4 घंटे रख लें, जैसे आपको ठीक। 2 पेपर रहते हैं, 6-6 घंटे रख लें, लेकिन एक दिन में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ें। एक तो इससे प्रोडक्टिविटी ठीक रहती है, यानी एक ही सब्जेक्ट 12 घंटे पढ़ना और एक ही सब्जेक्ट 6-6 घंटे 2 दिन में पढ़ना, ये फर्क पड़ता है। तो एक तो आई सजेस्ट कि आप तीनों पेपर या 2 पेपर जितने भी आपके रहते हैं वो आप हर रोज लेके चलें। ठीक है, अगर आप इसी स्ट्रेटजी को लेके चलते हैं तो अब इस पे आगे बात करते हैं। जो न्यूमेरिकल है, जैसे आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है, FAR 2 है, इनके लिए तो आप रोज का बड़ा स्पैन रखें। यानी आपने अगर ये फैसला कर लिया ना कि मेरा कॉस्ट है, FAR 2 और ऑडिट है, और आप इन सब, यार AC चला दें, दोनों ही बंद है। अगर आपने ये फैसला कर लिया कि CAF 7, CAF 8 और CAF 9 तीनों हर रोज लेके चलने हैं, और आपने ये भी फैसला कर लिया कि तीनों के लिए 4-4 घंटे लगाने हैं, तो CAF 7 और CAF 8 तो बिल्कुल 4 घंटे की एक ही सिटिंग करें, लेकिन CAF 9 4 घंटे की एक सिटिंग मत करिएगा। थ्योरी नहीं इतनी देर याद की जाती, खासतौर पे खाने के टाइम के बाद थ्योरी नहीं करनी। न्यूमेरिकल फिर हो जाता है जब खाना खाया होता है ना, जब इंसान खाना खाता है तो नेचुरली नींद आती है, तभी कैलूला का एक कॉन्सेप्ट है। तो खाना खा के थ्योरी मत करिएगा। थ्योरी 4 घंटे है, आप 2-2 घंटे में तोड़ लें उसको, आप उसको 2-2 घंटे में तोड़ लें, 1-1 घंटे में 4 टुकड़े कर लें, लेकिन थ्योरी तोड़ लें। एक गो में थ्योरी नहीं होगी याद आपसे। तो रोज पढ़ें, न्यूमेरिकल एक सिटिंग के अंदर 4 घंटे लगाएं, 5 घंटे लगाएं, लेकिन जो थ्योरी है वो एक सिटिंग के अंदर 4 घंटे मत लगाएं, उसको घंटा घंटा या 2-2 घंटे करके तोड़ लें। और डिटेल में चलते हैं। सिलेबस में जितने चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स पे एक शुरू में इनिशियल एस्टीमेट लगाएं। CAF 8 की बात करता हूं पहले, कि आपके 15-16 चैप्टर हैं, आप उनमें से एक रफ आइडिया लगाएं कि टाइम लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए आप लेक्चर रिवाइज करेंगे, इसके लिए 2 घंटे बहुत हैं, और आप 7-8 सवाल करेंगे, सारे करेंगे आप सवाल, तो आधा घंटा भी लगे तो 4 घंटे बहुत हैं। तो अंदाजन आपने घंटे बांट लिए। इसी तरह से शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, EOQ, ये सारे आपने अंदाजा लगाएंगे, लेकिन वो अंदाजा रियलिस्टिक लगाना है। रियलिस्टिक ये नहीं करना कि मैं आधे घंटे में सारी शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग कर लूंगा, या आप अंदाजा नहीं लगा रहे। तो आप कोशिश करके एक एस्टीमेट लगाएं कि आपको किस टॉपिक के लिए कितने दिन चाहिए, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी। जैसे कुछ टॉपिक होते हैं उन पे कुछ स्टूडेंट की बड़ी ग्रिप होती है, जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग है अगर,
और वो कुछ बच्चों को लगता है तो बड़ा आसान है, और मुझे अभी तक याद है जो 2 महीने पहले पढ़ा था। तो आप इसके 4 सवाल कर लें, बहुत है। EOQ है, आप कहें कि नहीं मुझे बहुत अच्छा आता है, चलो 2 सवाल कर लें, ना करें ज्यादा। वैसे तो आप कोशिश करें कि जितने सवाल क्लास में किए हैं, होमवर्क, क्लास वर्क, वो आप सारे दोबारा करें, बजाय इसके कि आप नए क्वेश्चंस करें, किए हुए क्वेश्चंस दोबारा करें। क्योंकि किए हुए क्वेश्चन जब आप दोबारा करते हैं ना, जब आप उस सवाल को दोबारा देखते हैं, तो पहले जो चीजें समझ नहीं आई होती वो अब समझ आ जाती हैं। तो इसलिए किए हुए क्वेश्चंस प्रेफरेंस है वो दोबारा करने चाहिए। तो आपने अंदाजा लगा लिया कि किस टॉपिक के लिए आपको कितना टाइम चाहिए। इसी तरह कैफ 7 की बात कर लेते हैं। आपको कंसोलिडेशन के लिए 6-7 सवाल लाजमी करने हैं, फिर उनकी एडजस्टमेंट इतनी ज़्यादा हैं तो उसके लिए मुझे 12-15 घंटे चाहिए, या घंटे नहीं चले आप दिन रख लें इसके लिए, या लीजेस के लिए टाइम चाहिए, IAS 41 जल्दी कर लूँगा, IFRS 9 2 दिन में कर लूँगा। इस तरह से आप अंदाज़ा लगाइए न्यूमेरिकल का। जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जैसे आपका ऑडिट है, इसके लिए किसी अंदाजे की जरूरत नहीं है। इसका सिंपल सा असूल है, आपने रट्टा लगाना है। इसमें तो कोई शक है ही नहीं ना। अगर BMBS रहता है किसी का ऑडिट रहता है, किसी का लॉ रहता है, तो रट्टा लगाना है ना, और क्या करना है। रट्टा कह लें, उसको याद कह लें, लेकिन करना तो याद है। अब उसमें आपने जो भी याद करना है, इंग्लिश ही का पेज है और पूरा पेज है, तो चाहे वो ऑडिट हो चाहे लॉ हो, तकरीबन एक ही जितना टाइम लगेगा। आप उसके, ये भी आजमाई हुई बात है जो बता रहा हूं, आप थ्योरी के लिए पेजेस बांटें। जैसे आपने 22 दिनों के अंदर अगर 4-4 घंटे में ऑडिट करना है, तो तकरीबन आपके पास 90 घंटे आ गए। नहीं ज्यादा है, ज्यादा बोल दिए, नहीं ठीक है, ठीक है, तकरीबन 90 घंटे आपके पास। अब इन 90 घंटे का मतलब है कि आपने ऑडिट अगर 90 घंटे में याद करना है, और टोटल ऑडिट में कितने को पेजेस होंगे? अब इन 300 पेजेस को आपने 90 घंटे में करना है। 300 डिवाइडेड बाय 90, तकरीबन 3 आ गए। अब आपने 1 घंटे में 3 पेजेस करने हैं, और छोटा कर लें 20 मिनट पर पेज। 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगा सकते आप। अब आपका ऑडिट का टारगेट पूरी बुक नहीं है, अब आपका ऑडिट का टारगेट है 20 मिनट में एक पेज होना चाहिए। जितना छोटा टारगेट रखेंगे उतना आपके लिए कवर करना आसान रहेगा। तो आपने 20 मिनट में एक पेज करना ही करना है, कुछ भी हो जाए करना ही करना है। और यह भी आजमाया हुआ तरीका है कि जब आप कोई सब्जेक्ट थ्योरी वाला करते हैं, तो उसको याद करना मसला नहीं होता, मसला उसको याद रखना होता है। चीज याद करना मसला नहीं है, याद रखना मसला है। तो उसके लिए आपको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था और मैं इस तरह के रट्टे वाले सब्जेक्ट्स याद करता था, तो मेरा तरीका यह था कि मैं याद करता था, फिर उसको दोहराता था बार बार। कैसे? चैप्टर खत्म किया, पूरा चैप्टर दोहराया, अगले दिन पढ़ने लगा था, पहले पिछला वाला दोहराया। जितने नॉन प्रोडक्टिव टाइम है जिसमें आपका दिमाग का कोई बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, आप ब्रश कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप वॉशरूम में बैठे हुए हैं, आप चिंची पे बैठे हुए हैं, आप बाइक पे बैठे हुए हैं, आप दोहराना शुरू कर दें। मैं अपने दोस्त के घर पढ़ने जाता था, पैदल घर आता था, तो आते हुए रास्ते में मैं याद कर दोहराता आ रहा होता था। तो जितने भी ऐसे नॉन प्रोडक्टिव काम है जिसमें आपका दिमाग बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, आप उस दौरान दोहराएं, बार बार दोहराना पड़ेगा। वापस न्यूमेरिकल पे आते हैं। आपने न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स, जैसे मैंने कैफ 7 और कैफ 8 दोनों के लिए ये बयान आपको बात बता रहा हूं, आप लेक्चर नोट्स पहले पूरे रिवाइज कर लें। पूरे लेक्चर नोट, सवाल नहीं, पहले आप पूरे लेक्चर नोट रिवाइज करें, उनको अच्छी तरह याद करें, अच्छी तरह याद करें, उसके बाद सवाल करें। अच्छा, अब जब आप सवाल करेंगे ना, तो उस सवाल में आपने जो सीखा होगा, यानी आप ये सीखते हैं कि अच्छा अगर ये बताया हो तो इम्प्लिसिट रेट से डिस्काउंट करना होता है, या कॉस्ट की बात करें कि अगर ये करना हो तो उसमें इस सवाल के अंदर पर यूनिट से वर्किंग की है हमने, उस सवाल की कोई ना कोई समरी होगी जो आप 2-4-5 पॉइंट्स में लिख सकते होंगे। हर सवाल की इस तरह की समरी लिखने की कोशिश करें, उसमें मेन काम लिखने की कोशिश करें। कोशिश करें कि आप काम की बातें लिखें, यानी आप ये लिखें उसके अंदर कि इसमें हमने पिछले साल की फिगर्स को इनटू क्वांटिटी चेंज इनटू प्राइस चेंज किया है, या फिर हमने पहले पिछले साल की पर यूनिट कॉस्ट निकाली है फिर उसको इन्फ्लेट किया है। या इसी तरह अगर हम कंसोलिडेशन की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हमने गुडविल की वर्किंग की है, उसमें हमने वो जो डेफर्ड कंसिडरेशन होती है उसकी डिस्काउंटिंग भी की है, इसमें शेयर एक्सचेंज की भी साथ हमने मल्टीप्लाई किया था। जो भी उस सवाल की आप समझते हैं कि 2-3 लाइन समरी है, वो हर सवाल के साथ लिखते जाइएगा। और
जब आप सब चैप्टर के हर सवाल को करने के बाद आपने उसमें से 2 3 4 इंपॉर्टेंट सवाल टिक करने हैं कि ये सवाल इतना काम का है, ये मैं फाइनल तैयारी करते हुए इसको फिर से देखूंगा। तो हर चैप्टर की, रिपीट कर रहा हूं, पहले आपने चैप्टर के लेक्चर नोट्स याद करने हैं, रिवाइज करने हैं, पक्का करने हैं। फिर आपने मैक्सिमम पॉसिबल सवाल करने हैं। हर सवाल में कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, कुछ ना कुछ उसमें काम की चीजें होंगी, उसकी आप उस सवाल के साथ नोटिंग करते जाएं। हर सवाल जो आपको लगे कि काम का है और एंड पे करना चाहिए उसको टिक करना। ये ना हो कि आप सारी टिक कर लें, एंड पे टाइम नहीं होगा। लेकिन आप वो बड़े बड़े सवाल कुछ होते हैं ना, सवाल जिसमें सारा कुछ रिपीट हो रहा होता है, बड़े अच्छे सवाल होते हैं, बड़े मास्टर किस्म के सवाल होते हैं, उनको टिक कर लें कि इनको मैं फाइनल पेपर की तैयारी में जरूर दोबारा देखूंगा। प्रोसेस कॉस्टिंग के 2 4 सवाल ऐसे हैं। तो लेक्चर नोट्स याद करें, उनको सवालों को सॉल्व करते हुए उनकी समरी जरूर बनाएं, अच्छे सवालों को जरूर टिक करें। ये काम करें हर चैप्टर के साथ। आपने पूरा महीना अच्छी तरह ऐसे ही गुजार दिया। अब आ गए आपका पेपर वाला वीक, पेपर वाले दिन। फिर बता रहा हूं, पेपर वाले दिनों में रूटीन डिस्टर्ब मत करिएगा। आप अगर पूरे महीना तैयारी की है आपने, उसमें आप लोग दिन में 2 वक्त खाना खाते थे, 3 वक्त खाना खाते थे, अब भी 2 3 वक्त खाना खाएं। पहले आप रात को सोते थे, अब भी रात को सोएं। पहले आप जिस तरह जहां बैठ के पढ़ते थे अभी भी वहीं बैठ के पढ़िए। जिस्म को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब मत करिएगा। पेपर वाले दिन आपने दोबारा से लेक्चर सारे याद करने, सारे फिर से रिवाइज। लेक्चर नोट्स की बात कर रहा हूं, उनको जरूर आपने रिवाइज करके, कोई भी लेक्चर नोट नहीं छोड़ना आपने, कोई मेरे लिखवाए हुए नोट्स, कोई नसीहतें, कुछ भी ये नहीं छोड़ना। उसके बाद आपने जितने सवाल टिक किए थे कि मैंने इनको दोबारा देखना है, वो सवाल देखें, करने हैं कर लें, जबानी देखने जबानी देख लें, काम चल जाता है। क्योंकि हाथ से करने में सिर्फ ये नुकसान होता है कि अगर नहीं हो रहा होता ना तो घबराहट शुरू हो जाती है। तो अगर आप ना करना चाहें कोई बात नहीं, जबानी देख लें सवाल। फिर जो बाकी सवाल जो नहीं किए आपने, उनकी समरीज तो बनाई थी ना, उनकी समरीज दोबारा पढ़ें। आपको अब तसल्ली हो जाएगी कि मैंने सारा सिलेबस रिवाइज कर लिया। पेपर का टाइम आ गया। पेपर के टाइम में जो पहले 15 मिनट है, उस 15 मिनट में आपको रीडिंग टाइम मिलता है। उसमें भी डिफरेंट थ्योरीज हैं। मेरा कहना यह है कि आप उस 15 मिनट में पूरा पेपर पढ़ने पे टाइम जाया मत करिएगा। क्योंकि जब आप पूरा पेपर पढ़ने बैठ जाएंगे तो पूरा पेपर याद थोड़ी रह जाना है आपको। आपका दिमाग एक सवाल पढ़ रहे होंगे, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, पूरा पेपर आप 15 मिनट जाया कर देंगे। आप ये करिए कि सारे सवालों को सिर्फ बर्ड्स आई व्यू दें, परिंदे की आंख से देखें, पेपर उलट पलट के देखें। वैसे देखने में एक आपका फेवरेट टॉपिक, दूसरा आपको लग रहा है कि हाँ रीजनेबल क्वेश्चन लग रहा है, ये आप 15 मिनट में से पहले 2 4 मिनट में कर सकते हैं। ये करने के बाद आप सवाल पिक करने के मैंने कौन सा सवाल अभी करना है, और जो 10 12 मिनट रह गए हैं इसमें आप वो सारा सवाल कर दें। अच्छा, आप सारा सवाल कैसे करेंगे? आपको तो लिखना अलाउड नहीं है, कम से कम दिमाग में तो प्लान बना सकते हैं ना, कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेशंस तो कर सकते हैं। तो है लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं आप 10 12 मिनट में जबानी कर सकते हैं, आप प्लान कर सकते हैं मैंने कौन कौन से कैश फ्लो लिखने हैं, इन्फ्लेट करना है नहीं करना है। आप उस 10 12 मिनट के अंदर एक सवाल जो आपने पिक किया है उसकी पूरी इंजीनियरिंग कर डालें, और जैसे ही आपकी सीटी बजे के चलो भाई शुरू हो जाओ पेपर, आप उस सवाल की इंजीनियरिंग तो कर ही चुके हैं, वो सारा पेपर पे लिख दें। अब आपने आते साथ ही ऐसे ही किया जैसे बैट्समैन आते साथ ही अटैक बॉलर की पहली बॉल पे छक्का लगा दे, अटैकिंग बॉलर का सत्यानाश हो जाएगा कॉन्फिडेंस का। या फिर आप पहली बॉल पे उनके स्टार बैट्समैन को बोल्ड कर दें, और बोल्ड कैच आउट भी नहीं, बोल्ड, उनका कॉन्फिडेंस गया, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो आपने पेपर शुरू होते साथ ही पहले ही 6 7 मिनट के अंदर एक 10 12 नंबर का सवाल कर दिया है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। तो आप पेपर के 15 मिनट को पेपर उल्टे पलटें और एक सवाल पिक करके उसको जबानी कर दें, सॉल्व कर दिया सॉल्व। अब उसके बाद आप पेपर के जो 3 घंटे हैं उनमें पहले घंटे के अंदर, चूंकि थोड़े से अभी घबराहट होती है पेपर की, कोशिश करें कि आसान टॉपिक्स को हाथ डालें, कोशिश करें कि जो सवाल छोटे छोटे जल्दी हो सकते हैं वो कर लें, इससे ना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। पेपर के दरमियानी जो घंटा है उसमें आपने बड़े सवालों को हाथ डालना है, जैसे
कैफ 7 की अगर बात करूं तो कंसोलिडेशन को हाथ डालें, वो जो सेक्शन बी है कंसोलिडेशन को हाथ डाल लें, I-37 को हाथ डाल लें, इस तरह के जो बड़े सवाल हैं, बल्कि नहीं I-37 नहीं, दूसरे घंटे में आपने ये कंसोलिडेशन वगैरह को हाथ डाल लिया। तीसरे घंटे में आप कोशिश ये करें कि वो सवाल जो जल्दी जल्दी भी हो सकते थे, यानी मीडियोकर सवाल, सेक्शन ए 6-7 नंबर 8 नंबर, कैफ 7 की बात कर रहा हूं, या कैफ 8 की बात कर लें तो ओवरहेड का सवाल अगर आ जाता है, तो ये छोटे सवाल हैं जो जल्दी जल्दी भी हो सकते हैं। अगर आप जल्दी जल्दी भी हबड़ दबड़ में भी सवाल पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे, इनको आप आखिरी घंटे में रखें। ये तो टाइम मैनेज हो गया। इसके अलावा आप पेपर में टाइम का ख्याल ऐसे रखेंगे कि आप, ये तो सब बच्चों को ही पता है कि एक नंबर के लिए तकरीबन 1.8 मिनट होता है, लेकिन आप उसको 1.5 कर लें। हर सवाल को शुरू करते हुए आपके जहन में एक टारगेट होना चाहिए कि ये सवाल मैंने 20 मिनट में पूरा करना है। अब जरूरी नहीं कि आप 20 मिनट बाद जाके देखें पूरा हुआ कि नहीं हुआ, आप रफली आधा टाइम गुजरने के बाद, यानी 10 मिनट गुजरने के बाद असेस करें कि आप सवाल में कहीं पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे। हो सकता है अभी भी इधर उधर की मार रहे हो, अब आपको नहीं लग रहा कि आपसे सवाल पूरा होगा। इसी तरह से आपको लग रहा है हाँ सवाल मैनेज हो जाएगा, चलो ठीक है चलते हैं, 20 मिनट हो गए और आपसे सवाल नहीं हुआ अभी तक। अगर आपको लगता है कि 2-4-5 मिनट और लगा के बस सवाल फिनिशिंग टच दे रहा हूं, कर लें पूरा, क्योंकि सवाल पूरा करने से ना कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको कि मैंने एक सवाल अच्छा सुथरा कर लिया है। वरना टूटा फूटा करके आगे चले जाएंगे ना तो फिर घबराहट रहेगी दिल में कि मैं पूरा नहीं कर सका, उसको दिमाग चलता रहेगा। लेकिन अगर आप उसको कंप्लीट कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस होगा। लेकिन ये नहीं करना कि आप एक 10 नंबर के सवाल को परफेक्टली हल करने के पीछे 1.5 घंटा लगा दें। आपको उस 10 नंबर के सवाल को इंतहाई खूबसूरती से सॉल्व करने पे 50 नंबर नहीं दे देंगे, 10 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो आप अंदाजन जो टाइम रखा था उस टाइम के पूरा होने पे ये जरूर असेस करिए कि ये सवाल आप बस थोड़ा टाइम और लगा के अच्छा कर सकते हैं या अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो जबरदस्ती उस पर टाइम मत लगाएं, पेज छोड़ें, अगले सवाल पे चले जाएं। अल्लाह ने दिमाग इस काबिल बनाया है कि आप अगले सवाल पे जाएंगे ना तो आपका दिमाग अगले सवाल को प्रोसेस कर रहा होगा, साथ पिछले को भी कर रहा होगा। और बाजों का ऐसा होता है कि क्वेश्चन नंबर 7 में कोई ऐसा हिंट मिल जाता है, अरे क्वेश्चन नंबर 3 में तो ये करना था, कोई ऐसी लाइन मिल जाती है, फिर आप वापस जाके क्वेश्चन 3 कर सकते हैं पूरा। तो पेज ही नहीं छोड़ा होगा तो कहां से करेंगे। तो अगर टाइम खत्म हो गया है और आप एक सवाल की कहीं सिर पैर नहीं पकड़ पाए थे तो आप उसका पेज 2 पेज छोड़ दें, आगे जाके आइडिया मिल जाएगा। मिल गया तो वापस आके उसको कर लेना। अच्छा, जब आपको आइडिया आया, आप किसी और सवाल के मिड में थे, उस सवाल को पूरा कर लेना, ये ना हो कि उसको भी छोड़ के इस पे वापस आ जाए, वो भी खराब हो जाएगा। तो आप बाद में वापस पीछे छोड़े हुए सवाल पे आ सकते हैं। ये बात मैंने पहले भी की थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फिर कर रहा हूं कि अगर आपको कोई सवाल मुश्किल लग रहा है तो वो सवाल मुश्किल नहीं होता, उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स मुश्किल होती हैं, कुछ पॉइंट्स मुश्किल होते हैं। जैसे आपसे कैफ 7 की बात करूं तो आपको गुडविल की वर्किंग के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं समझ आ रही कि कैसे निकालनी है, या लीजेस की बात करूं तो आपको इनिशियल मेजरमेंट नहीं समझ आ रही कि क्या करना है, NIL कितने पे रिकॉर्ड करना है, यानी आप शुरू में फंस गए हैं। अब आपको नहीं समझ आ रहा कि आप कह रहे हैं जी इससे आगे बढ़ूंगा तो सवाल होगा ना, तो आपको जो पॉइंट समझ नहीं आ रहा और टाइम गुजरे चले जा रहा है, उस सवाल को मत छोड़ें। ये ना हो कि सवाल आप छोड़ दें, मुझसे नहीं होना। मायूस नहीं होना, मायूस नहीं होना। जिस पॉइंट पे फंसे हैं उसको कुछ भी अज्यूम कर लें। आपसे गुडविल की वर्किंग फंस गई है, आप 5000 गुडविल लिख दें और बस अब आगे चलें। आपको लीज की इनिशियल अमाउंट समझ नहीं आ रही, कुछ भी कर दें, जो समझ आ रहा है कर दें, अब उसको लेके आगे बढ़ें। जब आपने कोई गलत फिगर लेके आगे सॉल्व किया होगा तो जो आगे सॉल्व किया होगा अगर वो सही किया होगा तो उसके नंबर आपको मिलेंगे। कैफ 8 की मिसाल ले लें, अगर लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग का सवाल कर रहे हैं और आपको बीच में कुछ कैश फ्लो समझ नहीं आ रहे तो फिक्स कॉस्ट तो निकाल सकते हैं ना। सेल्स नहीं समझ आ रही, छोड़ दें सेल्स, फिक्स कॉस्ट निकालें, कैश फ्लोज डेप्रिसिएशन निकालें, टैक्स निकालें। अब आपने टैक्स गलत निकाला है क्योंकि सेल्स नहीं है, लेकिन टैक्स वाले नंबर मिलेंगे आपको। एनपीवी निकालें, एनपीवी के मिलेंगे नंबर, IRR का प्रोसेस करने का तो मिलेंगे नंबर। तो आपको अगर किसी पॉइंट में मुश्किल आ रही है तो आप उस पॉइंट को छोड़ें, कुछ भी अज्यूम करें और सवाल आगे पूरा बढ़ाएं।
क्योंकि कुछ पॉइंट पे फंस के जब अगला काम छोड़ देते हैं तो उसके इजी मार्क्स होते हैं जो लूज कर गए होते हैं। तो आप अगर सवाल में किसी जगह फंस चुके हैं और आपको लगता है कि एडजस्टमेंट आपसे नहीं होनी है, तो आप उसको कुछ भी अज्यूम करें और आगे बढ़े सवाल में। इसी तरह मुश्किल सवालों के हिसाब से और टिप्स देख लें। बजटिंग का सवाल आ गया और आपको वो सवाल समझ नहीं आ रहा क्या करना है। आप बजटिंग के सारे सवाल रिकॉल करें, आपकी मेमोरी में होंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना कि इस सवाल में क्या करना है, तो आप ना अपने दिमाग में पूरी रील चलानी शुरू कर दें कि आपने कौन कौन से बजटिंग में सवाल पढ़े हुए, उन सवालों को याद करना शुरू कर दें। ऑटम 16 में ये था, स्प्रिंग 16 में ये था, स्प्रिंग 18 में ये था, नाम याद है, नाम याद आ रहे होंगे आपको। करते करते आपकी जब रील चल रही होगी तो हो सकता है आपके पहले किए हुए सवालों में वैसा कोई पॉइंट आया हो जो इस सवाल में हो और क्लिक कर जाए, क्योंकि उस सवाल को देख के शायद क्लिक नहीं कर रहा था, लेकिन आपने जब रील चलानी शुरू की तो फिर क्लिक कर गया। तो आप जिस चैप्टर के सवाल पे पढ़े हो, फंसे हो, आप उस चैप्टर पूरे को रिकॉल करना शुरू कर देना, उसके जितने सवाल किए थे मेमोरी चलाना शुरू कर देना, कहीं ना कोई हिंट मिल जाएगा। और टिप, जब सवाल देखते हैं और कुछ बच्चों को सवाल समझ नहीं आता कि किस चैप्टर का है, तो अगर आपको यह समझ नहीं आ रहा ना किस चैप्टर का है, तो आप ये सोच लें पहले कि किस चैप्टर का नहीं है। उससे आपकी जो 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 सर्च करने की कोशिश है वो रिड्यूस हो जाएगी। जैसे एक प्रोग्राम आता था कौन बनेगा करोड़पति, उसमें 4 ऑप्शंस होती थी और उसमें एक हेल्पलाइन होती थी, हेल्पलाइन नहीं, उसमें एक फेवर जो होती थी लाइफलाइन के 50-50, 4 में से 2 ऑप्शंस उड़ा दी। अब वो जो 4 ऑप्शंस में ढूंढ रहा था अब वो 2 ऑप्शंस में ढूंढेगा, आसानी हो जाएगी। तो आपने अगर सवाल को देख के ये पहचानना है कि कौन से चैप्टर का सवाल है और आपको याद नहीं आ रहा, तो आप कम से कम अपने चैप्टर की जो सर्च है वो तो छोटी करें ना। आप इसको देखें किस चैप्टर का नहीं है, जिस जिस टॉपिक का नहीं है उसको राइट ऑफ करते जाएं, फिर आपके पास रह जाएंगे अच्छा या तो इसका है या इसका है। अगेन उनकी मेमोरी रिकॉल करना शुरू कर दें कि इस चैप्टर में किस किस तरह के सवाल होते थे, उस चैप्टर में किस किस तरह के सवाल होते थे, तो आपको कोई ना कोई हिंट वहां भी मिल जाएगा। और टिप, कुछ सवाल आते हैं जो मिक्स हो जाते हैं। जैसे कैफ 8 की अगर बात करूं तो प्रोसेस कॉस्टिंग और वेरिएंस मिक्स हो गया, प्रोसेस कॉस्टिंग मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का सवाल मिक्स हो गया। अगर कैफ 7 की बात करूं तो अच्छा खासा वो लीजेस पढ़ाते पढ़ाते बीच में I16 मिक्स कर गया, या कंसोलिडेशन कर रहे, कंसोलिडेशन में तो खैर उम्मीद कम है, लेकिन फाइनल अकाउंट का सवाल था या IS12 का नोट बना रहे थे और बीच में उसने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म की वो डिसमेंटलिंग की कैलकुलेशन पूछ ली, वो इफ्रिक 1 जो होता था। तो अगर आपको मुख्तलिफ टॉपिक्स मिक्स कर दिए गए हैं सवाल में, कैफ 7 में इतना बड़ा इशू नहीं होता क्योंकि IS12 में तो उसने बाकी IS डालनी है, IS8 में उसने बाकी IS ही डालने, और IS8 क्या है। कैफ 8 में मसला होता है कि उसमें जब प्रोसेस कॉस्टिंग मिक्स हो जाए बजटिंग के साथ तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के साथ वेरिएंस मिक्स हो जाए तो मुश्किल आ जाती है। तो जब 2-3 टॉपिक्स मिक्स हो जाए ना, तो उसके लिए भी एक टिप बता रहा हूं, परफेक्ट हल तो नहीं है लेकिन इसमें आपको फायदा होगा कि आप ना उस सवाल में जो टॉपिक मिक्स हो गए, जैसे प्रोसेस मिक्स हो गया है, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन मिक्स हो गया है, बजटिंग मिक्स हो गया, अब आप इन तीनों को इकट्ठे देखें ना, एक तंग जगह है, आपने वहां से 3 दोस्तों ने वहां से गुजरना है, गुजरने की जगह नहीं है, धक्के दे रहे हैं एक दूसरे को, एक एक करके गुजर जाए। तो आपको उस मुश्किल सवाल के अंदर जिसमें प्रोसेस मार्जिनल एब्जॉर्प्शन बजटिंग मिक्स हुआ हुआ है, आपको वो तीनों चीजें अप्लाई करते हुए मुश्किल हो रही है, तो आप एक एक करके अप्लाई कर लें। आप पहले उस सवाल को प्रोसेस कॉस्टिंग के हिसाब से सोचें। आप सोचें प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या करते थे, हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालते थे, पर यूनिट कॉस्ट निकालते थे, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन बनाते थे। जब आपको प्रोसेस कॉस्टिंग वाली सोच से उस सवाल को परखेंगे तो कुछ ना कुछ ढांचा समझ आना शुरू होगा। प्रोसेस कॉस्टिंग के हिसाब से ढांचा समझ लिया, अब उस पर आप बजटिंग वाला अप्लाई करें कि बजटिंग का सवाल होता था तो उसमें क्या करते थे। तो आप मिक्स टॉपिक्स को एक साथ हर चैप्टर को खोलने की बजाय एक एक चैप्टर के हिसाब से सोचें, आपको बेहतर ढांचा उस सवाल का समझ आ जाएगा। ये भी टिप हो गई। एक और टिप ये है
कि आप अपनी जो लिखने की स्पीड है वो तेज करें, क्योंकि अगर आप राइटिंग साफ करने की कोशिश करेंगे और आप बना बना के लिखेंगे तो आपको सफाई के नंबर तो मिलने नहीं है। आपकी राइटिंग बस इस काबिल हो कि पढ़ी जाए काफी होती है। एग्जामिनर आपको राइटिंग के नंबर नहीं देता। अच्छा, पेपर में अचानक स्पीड कैसे बढ़ जाएगी? नहीं, पेपर में अचानक नहीं बढ़ेगी। आपने इस 1 महीने में सवाल तो करने ही होंगे ना, लिखना तो कुछ ना कुछ होगा, तो आप तेज लिखने की प्रैक्टिस करें। आप अपनी लिखने की स्पीड तेज तेज हाथ चलाएं, स्पीड तेज करें। आपको अंदाजा नहीं होगा, लेकिन आपने अपनी स्पीड तेज करने से पेपर के 3 घंटों में से 10-15 मिनट बचा भी लिए होंगे, 10-15 मिनट बच भी गए होंगे, आपको अंदाजा भी नहीं है। स्पीड से इतना फर्क पड़ता है। तो आप लिखने की स्पीड तेज करें। एक और टिप, आपने जो कैलकुलेशन करनी है उन कैलकुलेशंस में कुछ होती हैं शरीर किस्म की बोंगियां, चवलें। क्या कि आपसे कैलकुलेटर पे सही उंगली ही नहीं मारी गई, आपने मल्टीप्लाई करना था, आपने डिवाइड कर दिया, इस तरह की। या आपने 5-6 फिगर्स को प्लस करना था, जैसे लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग था, तो हमने सारे कैश फ्लोज लिख के उनको करना है ना प्लस, वहां पर आप फिगर गलत कर गए। इस तरह की गलतियों से बचने का तरीका होता है कि, और वो भी पेपर में अचानक नहीं हो जाएगा, ये आपको इस 1 महीने में प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि आप अपनी हर कैलकुलेशन को डबल चेक करने की आदत डालें। हर कैलकुलेशन डबल चेक करें, क्योंकि जब आप एक ही चीज डबल करेंगे तो एक ही गलती दोबारा कर रहे होंगे, इस बात का चांस कम है। तो आप अपनी हर कैलकुलेशन को डबल चेक करने की आदत डालें। सर से टाइम ज्यादा लगेगा, हाँ लगेगा, लेकिन आप अभी से प्रैक्टिस करें ना। आप अभी से जब प्रैक्टिस कर लेंगे कि हर कैलकुलेशन डबल चेक करनी है, तो टाइम आस्ता आस्ता बेहतर हो जाएगा, लर्निंग कर्व लगेगा इसके ऊपर भी। और थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए गलत करने से तो बेहतर है ना, आप 70 की बजाय 60 नंबर का पेपर कराएं, लेकिन सही तो करें। और टिप, ये टिप पता नहीं मैं इसको बहुत एम्फेसिस से तो नहीं कह रहा, लेकिन ये मेरे एक स्टूडेंट कम दोस्त ने ये टिप बताई थी जो मुझे लगी तो मजे की। आपको बता रहा हूं, अगर आपको लगे कि हाँ ऐसा ही करना चाहिए तो करके देख लेना। और उससे पहले अगर आप इसको आजमाना चाहें तो आप पिछले सारे पेपर्स के ऊपर इसको आजमा भी सकते हैं। कभी कभार या शायद अक्सर आई कैप के पेपर में पहला सवाल बड़ा टिका के मुश्किल आ जाता है। ये कैफ 7 में नहीं चलेगी बात, क्योंकि कैफ 7 में तो सेक्शन ए में एमसीक्यूज होते हैं ना, तो ये कैफ 8 पे चलेगी। पहला सवाल ही वो टिका के मुश्किल पूछ लेगा, ताकि पहला ही सवाल देख के स्टूडेंट के हाथ पांव फूल जाएं। तो मेरा एक स्टूडेंट कम दोस्त, मतलब फाइनल का स्टूडेंट था, उसने फिर दोस्त भी रहा, वो कहता था मैं पेपर आखिर से पढ़ना शुरू करता हूं, क्योंकि आखिर पे जनरली आसान सवाल होता है, तो मैं पेपर पढ़ना ही आखिर से शुरू करता हूं। पहले आखिरी सवाल पढ़ता हूं, वो आसान निस्बतन होता है तो मेरा हौसला बढ़ जाता है, फिर मैं वापस आना शुरू करता हूं। तो ये भी एक टिप है, अगर आपको लगे कि हाँ काम किया तो उसको बना लीजिएगा। और टिप्स, पेपर के 3 घंटे में आपको इससे कोई कंसर्न नहीं है कि आपके एग्जाम हॉल में और कौन कौन बैठा हुआ है। वो जो अंदर की कमीनगी है ना, कि पहले मौका नहीं मिला, पता नहीं जिंदगी में दोबारा मौका मिले ना मिले। जो 3 घंटे मिल रहा है मौका देखने का, देख लें। इससे बचना इन हरकतों से। तो आप एग्जाम हॉल के अंदर इधर उधर लोगों पे नजरें मत डालें, उनके पेपर उनके हैं, आपका पेपर आपका है। तो एग्जाम हॉल में अपनी नजरें नीची रखें। और ये इस एंगल से भी है, जरूरी नहीं कि मैं उसी एंगल से बात कर रहा हूं, ये इस एंगल से भी है कि स्टूडेंट देखता है अच्छा बाकियों का क्या हाल है। अब जब बाकियों का हाल देखता है और बाकी सब लिखते हुए नजर आ रहे होते हैं, तो उसको लगता है कि शायद मैं ही नालायक हूं, सबको आ रहा है मुझसे ही नहीं आ रहा, वो और घबरा जाता है। तो आप बाकी लोगों को मत देखें, आपका काम आपका पेपर सॉल्व करना है बस। तो बाकी लोगों को देख के टाइम मत जाया करिएगा। और टिप, घड़ी आप या तो एग्जाम हॉल वाली घड़ी
या अपनी घड़ी, जैसे आपको ठीक लगे हैं एग्जाम हॉल में। अच्छा, जैसे आपको आसानी हो वैसे घड़ी आगे ही होती है हमेशा। मैंने तो जब भी यहाँ एग्जाम दिए हैं, होनी चाहिए घड़ी, सेपरेट होनी चाहिए और आगे होती है। अच्छा, अच्छा, तो आप या एग्जाम वाले जो हॉल की घड़ी है वो चाहे अपनी, उसके हिसाब से सवाल शुरू, उसके हिसाब से एंड। ये ना हो कि सवाल शुरू एक घड़ी से किया था, एंड होने पे आप दूसरी घड़ी देख रहे हैं, हो सकता है 2-3 मिनट का गैप हो, तो एक ही घड़ी देख के आप उसके हिसाब से टाइम प्लान करें। एग्जाम के 3 घंटे आपको बीच में ये ख्याल आएंगे कि बस मेरे से नहीं होगा, मेरे से पास नहीं होना, आपको थकन होनी शुरू हो जाएगी, आप हिम्मत हारना शुरू हो जाएंगे। मैं CFA लेवल 2 के या पता नहीं 1 के, उसमें ना 8 घंटे के एग्जाम्स होते हैं, 3 घंटे का एग्जाम, फिर 2 घंटे ब्रेक, फिर 3 घंटे का एग्जाम। वो जो अगले 3 घंटे होते हैं ना, वो पता नहीं जान के करते हैं, वो ज्यादा मुश्किल होते हैं। जो अगले 3 घंटे होते हैं ज्यादा मुश्किल होते हैं, और बस हो चुकी होती दिमाग की कि बस नहीं हो रहा मुझसे, नहीं लगाने 6 महीने और, फिर से किताबें नहीं खोलनी, फिर से फीसें नहीं देनी। ये ना CA के अंदर ना बच्चों का दिमाग खराब हो गया होता है कि खैर है यार, अगली टाइम में पास हो जाएगा, कुछ नहीं होता, कोई नहीं, तो पहली टाइम में किसका पास होता है, कोई बात नहीं। अब इससे ना दिमाग में अपने टारगेट रख लेते हैं कि फेल हो गए, कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं होता। नहीं भाई, नहीं पढ़ना दोबारा, बस अभी करके उठना है, अभी करके ही उठना है, बस बहुत हो गया, नहीं दोबारा पढ़ा जाएगा। तो जब आप थक जाएं, अपने आप को बार बार हौसला दिलाते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैंने अभी पास करके उठना है, नहीं मैंने नहीं अगली दफा दोबारा आना, अभी करके उठना है, तो अपने आप को बार बार आपको झंझोड़ना पड़ेगा। एक और टिप, और ये मेरी टिप अपनी आजमाई हुई है जो बता रहा हूं, हो सकता है आप इसको अप्लाई कर सकें या ना कर सकें, अगर कर सकें तो करिएगा। मैं हर सवाल करने के बाद बड़ी जल्दी से उसकी नंबरिंग करता था। एक सवाल कर लिया, 17 नंबर का सवाल था, मैंने उसकी जल्दी से मार्किंग की और थोड़ी सी सख्त साइड पे रहते हुए मार्किंग की, और मैंने कहा कि इसमें से 11 नंबर तो मेरे आ जाएंगे। अब मैंने 50 नंबर लेके उठना है ना, 11 आ गए हैं, 39 रह गए हैं बाकी। अब 39 के लिए कोशिश शुरू है। फिर एक और सवाल किया, 8 नंबर तो उसमें से पक्के हैं, चलो 19 हो गए, बस अब 31 रह गए। इससे मुझे ना बहुत कॉन्फिडेंस मिलता था। इससे कॉन्फिडेंस ये मिलता था, इसके लिए मैं एक जुमला बोला करता हूं कि 50 मार्क्स पासिंग मार्क्स है ना, तो आपने पेपर में 0 से 50 पे जाना है, 100 से 50 पे नहीं आना। क्या मतलब है इस बात का? पेपर पढ़ना शुरू किया, 12 नंबर का सवाल नहीं आता, गए 12 12 तो गए। अगला सवाल किया, 10 इसमें से भी गए। फिर अगला सवाल किया, ये तो पूरा ही गया, 20 इसमें से भी गए। अब आप क्या है, आप ये जो गए गए हैं ना, आप 100 से 50 की तरफ आ रहे हैं, और बस आप 50 से भी नीचे गिर जाएंगे, फेल हो जाएंगे। 0 से 50 क्या है जो मैं पहले बता रहा था कि 11 नंबर आ गए, 19 हो गए, 22 हो गए, बस 24 रह गए, बस 10 रह गए, बस 5 रह गए। ये आपने 0 से 50 की तरफ आना है, इससे बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। और टिप, आपको पेपर में अपने पसंदीदा टॉपिक को लेके जिदबाजी नहीं करनी। बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपने एक टॉपिक बड़ा अच्छा तैयार किया हुआ था और आपने 4 दोस्तों को भी पढ़ाया था और आपकी उस टॉपिक पे बड़ी ग्रिप थी, लेकिन पेपर में उसका सवाल आ गया मुश्किल। अब आप जिदबाजी में अड़ गए कि मैंने तो ये सवाल करके उठना है, मेरे से ये सवाल ना हो, ये कैसे हो सकता है। आप जिदबाजी में पड़ गए कि ये सवाल तो मैंने बाकियों को कराया, ये तो मुझे आता ही आता है, ये मुझसे क्यों नहीं हो रहा। जिदबाजी में नहीं पढ़ना, आपने अपनी नाक ऊंची करके थोड़ी निकलना है, आपने पेपर पास करना है। तो अगर आपका स्टार बैट्समैन आउट हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बाकी वाले भी बैटिंग करने ना जाएं, क्या पता टेल एंडर 100 कर जाए। तो आपका अगर फेवरेट टॉपिक आपको पेपर में अच्छा मौका नहीं दे रहा तो मायूस नहीं होना। जब इंसान मायूस हो जाता है ना कि ये गया, बस अब आगे मुझसे नहीं होगा, तो फिर पूरी टीम ढेर हो जाती है। अगर एक बाबर आजम आउट हो गया तो क्या हुआ, रिजवान खड़ा हो जाएगा
नहीं यार, हो जाता अभी भी तो हुआ है ना। तो आपका अगर फेवरेट टॉपिक आपको अच्छा परफॉर्म नहीं करके दे सका तो आपने मायूस नहीं होना। दिल छोटा कर लेंगे ना, फिर आपसे अगले सवाल नहीं सॉल्व होंगे। अगर आपको कोई टॉपिक बड़ा ही मनूस लगता है, आपको उसको तैयारी करने का दिल नहीं करता था, क्या पता उसका सवाल आसान हो गया हो, वो सवाल पास करा जाए आपको, तो आपने टॉपिक्स को लेकर टच ही नहीं होना। अगली टिप, आपने हिम्मत नहीं हारनी। अगर हिम्मत हार जाएंगे ना तो पेपर गया। आपने आखिरी सेकंड तक, जब तक आपको यह नहीं कहा जाता स्टॉप राइटिंग, आपने हारना नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि आपको लग रहा हो, जैसे आपने शायद कभी क्रिकेट में इस तरह देखा हो कि कोई खिलाड़ी खासतौर पे इंजमामुल हक की हरकतें करता था, रन ले रहा है और उसको लग रहा है कि मुझसे नहीं पहुंचा जाना, वो पीछे ही स्लो हो गया, यानी उसने कोशिश ही नहीं की पहुंचने की, और फिर भी इतने से मार्जिन से रन आउट हो गया। उसके मुकाबले पे ऐसे खिलाड़ी जो पक्का है कि गया, लेकिन वो पूरी डाइव मार के स्ट्रेच करके पूरा या उंगलियों से पकड़ के बैट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्या पता विकेट कीपर के हाथ से बॉल छूट जाए, क्या पता बेली ना गिरे। और ऐसे मौके पे देखे हैं कि वो बिल्कुल लाइन पे पहुंच गए थे और वो रन आउट नहीं हुए। तो आपने हारना नहीं है। हो सकता है कि आपकी आखिरी कोशिश आपको 50 पे ले आए, हो सकता है आपको लग रहा था कि आपके 3 सवाल तो गए और आपने नहीं बचना, लेकिन क्या पता है एक एमसीक्यू आपको 49 से 50 पे ले जाए। तो आपने आखिरी सेकंड, आखिरी लम्हे तक हिम्मत नहीं हारनी, 50 नंबर लेके उठना। या तो मर जाए ना बैठे बैठे, या तो आपको वही मौत आ जाए, फिर तो और मसला है। लेकिन अगर जिंदा बच गए तो फिर आपने हिम्मत नहीं हारनी। और आखिरी नसीहत ये मैं करता हूं हर दफा क्लास में, और मैंने अक्सर फाइनल में भी, कैफ लेवल पे भी, अक्सर बच्चों ने मुझे बाद में फिर फीडबैक दिया, और मैं समझता हूं कि उनको सिर्फ झूठे फीडबैक की क्या जरूरत थी, वो मुझे ये बात ना भी कहते तो क्या हो जाता। वो ये कि अगर आप समझते हैं ना, अगर कि आपको पढ़ाने में मेरी मेहनत लगी है, और लगी है, खाली क्लासों को पढ़ाना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि स्टूडेंट्स को देख के एनर्जी मिलती है। जब मुझे लगता है ना कि मैंने कोई बात की और वो अगले को समझ आई, इससे एनर्जी मिलती है। या अगर किसी को समझ नहीं आई तो मैं मिसालें बदल देता हूं। अब खाली कमरों को देख के पढ़ाना आसान काम नहीं था, बहुत मुश्किल काम था। तो अगर आप समझते हैं कि आपके टीचर्स ने, इंक्लूडिंग मी, सब टीचर्स की बात कर रहा हूं, अगर आप समझते हैं कि मैंने मेहनत की है, वैसे तो आपकी इन क्लासेस के अंदर टेक्निकल स्टाफ की बड़ी मेहनत है। ये जो कैमरे के उस पार एक शख्स बैठा है जो मेरी वीडियो बना रहा है बैठ के, इन लोगों की भी बड़ी मेहनत है। तो अगर आप समझते हैं कि आपको पढ़ाने के लिए बहुत लोगों की मेहनत लगी है और आप पेपर में बैठे थक गए, मायूस हो गए, तो एक आखिरी कोशिश मेरे नाम पे कर लेना कि यार सर ने मेहनत की हुई है, जान मारी हुई है, चलो सर की जान मारी हुई है, वो डिजर्व करते हैं कि हम मेहनत करें, आखिरी कोशिश मेरे नाम पे कर लेना। तो बाकी अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आपसे सीफैप में मुलाकात हो जाएगी, ज़िंदगी रही, मौका रहा तो। और अल्लाह हाफिज़।